हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूं माँ ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस सीरीज में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं एनडीए और सीडीएस के फर्स्ट पेपर के बारे में 2021 के। इससे पहले हम 2022 के क्वेश्चन पेपर्स कर चुके हैं, 2023 के और 2024 के भी क्वेश्चन पेपर्स कर चुके हैं। अभी हम बायो के कर रहे हैं और आगे फिर अलग अलग सब्जेक्ट के स्टार्ट करेंगे। तो आइए एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एनडीए 1 2021। तो यहाँ पे हमको बायो का पहला क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन नंबर 69। मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज जनरली कैरिड आउट बाय, यानी हमारे सेल में जो ये डिफरेंट पार्ट्स में मूवमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, ये किसके द्वारा होते हैं। तो हम एक एक करके सारी चीज देखते हैं। जैसे राइबोसोम्स, काम क्या होता है राइबोसोम्स का? तो प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, राइबोसोम्स का सीधा सा काम क्या है? तो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, याद रखना, प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? तो एटीपी का फॉर्मेशन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। लाइसोसोम का काम क्या होता है? तो सेल में डाइजेशन, और बचा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही कई सारे काम करता है। जैसे किसी सेल में कोई डैमेज को रिपेयर करने का काम या मेम्ब्रेन्स को बनाने का काम कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। चीजों को इधर उधर ले जाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा विद द हेल्प ऑफ गोल्जी बॉडीज। तो ये सारी चीजें हमको याद रखनी है यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा मिलता है हमको? In mitochondria, ATP synthesizing chemical reaction take place in the, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से पार्ट में एटीपी सिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि एटीपी सिंथेसिस जो होता है ये दो प्रोसेस के थ्रू होता है। पहला होता है कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस। और दूसरा हमको कौन सा मिलता है? क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल, याद रखिएगा। ये दो हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये दोनों ही साइकिल्स कहाँ होती है? तो ये होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन। बहुत सी जगह आप पढ़ेंगे मैट्रिक्स में होती है, लेकिन यूपीएससी ने यहाँ पे आंसर क्या माना है? इनर मेम्ब्रेन। तो इसलिए हमको यहाँ पे मिलता है इनर मेम्ब्रेन, जो कि सही है एक तरह से। कैसा? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में ही हमको कौन मिलेगा? मैट्रिक्स वाला पोर्शन। तो इसलिए इनर मेम्ब्रेन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ। तो ये एक टाइप का एनिमल टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग बनाता है, जिसमें से यहाँ पे हमको कौन मिलेगा? तो ईसोफेगस। ईसोफेगस की इंटरनल लाइनिंग कौन से टाइप के सेल्स बनाते हैं? तो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स बनाएंगे यहाँ पे इंटरनल लाइनिंग की। ठीक है। Transformation of meristematic cell into specific permanent tissues occur by the process of। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल का कन्वर्शन जो है वो स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू में कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है? तो यहाँ पे हमको प्रोसेस कौन सी मिलेगी? तो सेल डिफरेंशिएशन। कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? सेल डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा, पहले फॉर्मेशन किसका होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल का। और सेल डिफरेंशिएशन की ही प्रोसेस के द्वारा ये कन्वर्ट होते हैं किसमें? तो हमारे परमानेंट सेल्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन वही चीज, प्लांट टिश्यू, फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो यहाँ से हमको कई सारे क्वेश्चन मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे, इसलिए हमको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैसियस प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोसेस इन प्लांट इज रिक्वायरमेंट फॉर another vital process that releases energy. Given below are the four combination of the process and product. Identify the correct answer. ठीक है, तो हमारी प्लांट्स में कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो एनर्जी रिलीज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? तो यहाँ पे दो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? तो या दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो जाएगी? फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है हमको, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये। तो एक एक्सपेरिमेंट पूछा गया हमसे। अब इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि यहाँ पे दो अलग अलग लीफ दिए। ठीक, एक लीफ पे हमने क्या लगाया है? उसके सरफेस पे वैसलीन या वेजिटेबल ऑयल, और दूसरी के ऊपर ये हमने नहीं लगाया है। दूसरी के ऊपर ये
नॉट अप्लाइड, यानी इसको उसके ऊपर नहीं लगाया गया है। अब क्या किया गया, बहुत दिनों तक उसमें कई ज्यादा वाटर को दिया गया। नॉर्मली हम एक जनरस क्या कह सकते हैं कि एक नॉर्मल अमाउंट हम वाटर को देते हैं जिसमें वो सर्वाइव करता है, ज्यादा वाटर देते हैं तो भी वो नुकसानदेह। तो उस चीज से बचने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, वैसलीन लगाया गया है उस पत्ते के ऊपर। तो अर्थ क्या है कि उसके ऊपर हमने एक लेयर बना दी। वो लेयर क्या कर रही है, उसको बचा रही है किस चीज से, वाटर से। तो जिस लीफ के ऊपर हमको वो लेयर मिलेगी वो लंबे समय तक सरवाइव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है कि विच लीफ विल लास्ट अप लास्ट, तो कौन सी दूसरे समय सॉरी लंबे समय तक रहेगी। अब यहाँ पे जब ऐसी ऑयली लेयर अब किसी एक्वेटिक प्लांट पे होती है तब तो वो ठीक है, वो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक नेचुरल लेयर है और उसमें कई सारे होल्स मिलते हैं और उन होल्स के थ्रू वो क्या कर पाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे ये पौधा जो है वो कोई एक्वेटिक पौधा नहीं है, तो इसकी लीफ पे जब ये वैसलीन लगाया जाएगा या ऑयल लगाया जाएगा तो वो ब्लॉक कर देगा उसके स्टोमेटास को, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से कौन सी लीफ जो है वो ज्यादा लंबे समय तक रहेगी, तो कौन सी रहेगी, सेकंड वाली, जिसके ऊपर कोई भी तरह का वैसलीन या वेजिटेबल ऑयल नहीं लगाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा हमारा कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन टमेटोज। तो टमेटोज में हमको कौन सी टाइप की एसिड मिलती है, तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि टमेटोज में ऑक्जेलिक एसिड मिलती है। कौन सी एसिड होती है, ऑक्जेलिक एसिड। अब एक फैक्ट याद रखने का यहाँ पे हमको है कि ऑक्जेलिक एसिड से ही हमारी बॉडी में कई बार किडनी स्टोन्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, किडनी स्टोन्स का। अब ये किडनी स्टोन्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ऑक्जेलिक एसिड की वजह से। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है ये कैल्शियम के साथ में एक रिएक्शन करती है और फॉर्मेशन करती है कैल्शियम ऑक्जेलेट का, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है यही क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या कहलाता है, किडनी स्टोन। तो ये क्वेश्चन हमको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमास एनर्जी। तो बायोमास एनर्जी में सीधी सी बात है कि ऐसी सारी चीजें जो हमको नेचर से मिलती है और ऑर्गेनिक होती है वो सभी किसमें हम यूज कर सकते हैं, बायोमास एनर्जी में। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्टर। क्यों? क्योंकि वुड, गोबर गैस एंड कोल, इन तीनों में हमको कार्बन मिलता है और कार्बन से ही यहाँ पे हम बायोमास एनर्जी का फॉर्मेशन कर पाते हैं, जिसमें हम मीथेन वगैरह ये सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं जिसको हम यूज कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो विच ग्रोज इनटू ए रूट इज। तो यहां पे हमको याद रखना है क्या कि रेडिकल जो है ये रेडिकल वाला हिस्सा ही कन्वर्ट होता है किसमें, किसी पौधे की रूट में। ठीक, अगर आप कोई बीज को देखेंगे तो उस बीज पे आपको एक लेयर मिलेगी, उस लेयर को हम बोलते हैं कोटिलेडॉन। ठीक है, जो दो हिस्से पे देख रहे हैं, या अगर वो मोनोकॉट है तो उसके ऊपर भी हमको एक लेयर मिलेगी। ठीक, डाइकोटिलेडोन में दो पार्ट्स मिलेंगे और मोनोकोटिलेडोन में एक पार्ट। फिर उसके अलावा प्लूम्यूल जो है ये एक और पार्ट होता है और हमारे सीड का ही, और एपिकॉट ये भी एक हिस्सा हो जाएगा किसका, हमारे सीड का। और प्लूम्यूल से ही कौन निकलता है, तो स्टेम वाला पोर्शन, और रेडिकल से कौन निकलता है, तो हमारा रूट वाला पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, in a typical flower, germinating pollen grains pass through several parts of the gynoecium before they reach the ovule. A list of parts of gynoecium is given below in different combination. Choose the combination that represents the correct sequence of pollen tube, pathway and journey. अब सीधा सा इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि जो किसी फीमेल फ्लावर्स की अगर बात करते हैं, फीमेल फ्लावर्स में हमको उसका फीमेल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन कैसे देखने को मिलता है। तो हमको कैसा देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा हमको एक ऑर्गन देखने को मिलता है एक फ्लावर में। तो यहाँ हमको तीन अलग अलग हिस्से देखने को मिलते हैं। ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा हो जाएगा, किसी फ्लावर का। ठीक है, तो यहाँ हमको याद रखना है कि ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होता है, स्टिग्मा। ये कौन सा हिस्सा होता है, स्टिग्मा। ठीक है,
ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, ये कहलाता है स्टाइल, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ओवेरी। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से हम बता सकते हैं सीक्वेंस। बस ये सिंपल सा डायग्राम जो आप बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, उसी से आपका पूरा आंसर बन जाएगा कि सबसे ऊपर कौन मिलेगा आपको, स्टिग्मा, उसके नीचे स्टाइल, और तीसरे नंबर पे होगा ओवेरी, जो कि बेस पे मिलता है हमको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा हमको, इफ ह्यूमन ब्लड इज प्लेस्ड इन 2% डिटर्जेंट सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन टू आरबीसी। आरबीसी को क्या होगा, आरबीसी किस तरह से रिएक्ट करेगी, तो आरबीसी श्रिंक होगी, श्रिंक होकर टर्गी हो जाएगी, आरबीसी विल स्वेल एंड बर्स्ट, और आरबीसी विल लीज। तो आरबीसी क्या करेगी, आरबीसी लीज करेगी। ठीक, वो बिल्कुल लचीली से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनडीए में, द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स फॉर वेजिटेरियंस इज। तो क्या सारी चीजें हमको ब्लैक ग्राम और व्हीट से मिल सकती है, नहीं। राइस एंड मस्टर्ड से, नहीं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, सोयाबीन एंड मिल्क, यहाँ से सिर्फ प्रोटीन मिलेगा और कुछ हद तक मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन नहीं। तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जिसमें आपको प्रोटीन्स भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे और मिनरल्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं एनडीए के कंप्लीट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सीडीएस 1 के क्वेश्चन। तो सीडीएस 1 में कौन से 2021 में बायो के क्वेश्चंस पूछे गए, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ। तो सेल वॉल्स का क्वेश्चन हमने बहुत बार इससे पहले भी डिस्कस किया है, कई बार आया है ये क्वेश्चन अभी तक। तो एक बार फिर से हम इसमें देखेंगे कि कौन सी सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो यहाँ बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, किस चीज की होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन की। किसकी होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन की। ठीक है, प्लांट्स में किसकी होती है, तो सेल्यूलोज की, ये याद रखिएगा। फंगाई में किसकी होती है, तो हमने ये भी पढ़ा है, किसकी होती है, काइटिन की होती है। और ह्यूमंस में कौन सा टाइप का सेल मिलता है, तो एनिमल सेल मिलता है, और एनिमल सेल में किसी भी टाइप की सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ह्यूमंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा मिलेगा, A child receives a tall, beautiful plant as a birthday gift from his father with a quiz. The father asked her how she would verify whether this plant was the progeny of both the tall parents or one tall and one short parent. She could verify through. मतलब किन चीजों के हिसाब से बता सकते हैं कि वो किसकी प्रोजेनी से आए, क्या वो दोनों टॉल प्लांट्स थे, क्या एक शॉर्ट एक टॉल प्लांट था, तो किसके क्रॉस की वजह से वो हमको प्लांट मिला। तो यहाँ पे हम कौन सा देख रहे हैं, ब्यूटीफुल टॉल प्लांट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टॉल प्लांट किस में होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन में, यानी दोनों ही कौन से टाइप के पौधे मिल रहे हैं, या एक ही जो पौधा होगा उसमें हमको कौन मिलना है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से इसका फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन इंक्रीजिंग द सेल डिवीजन अमंग प्लांट्स. She asked her supervisor to suggest the specific plant hormone for the same. Had you ever been her supervisor, which plant hormone would you suggest? तो आप कौन से टाइप का इसमें प्लांट हार्मोन जो है उस बच्चे को सजेस्ट करेंगे कि वो अगर उस पौधे को दे तब उसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाए। तो यहाँ पे हम देंगे उसको साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इसलिए दिया जाएगा क्योंकि ये सेल डिवीजन को बढ़ाता है, तो इस सेल डिवीजन को बढ़ाने के लिए कौन दिया जाएगा, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो ये क्वेश्चन भी हमने अभी तक जो पेपर्स किए उसमें 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। कौन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये दोनों में ही हमको क्या मिलता है, डीएनए और राइबोसोम इन ऑर्गेनेल्स के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स। तो यहाँ सीधी सी बात, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पूछ रहा है। ठीक, कौन सी डेफिनेशन पूछी जा रही है, ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस होती क्या है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो किसके थ्रू हो रहा है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल अगर हम देखें
तो जो किशमिश वाला एग्जाम्पल हम कई छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, एक एक्टिविटी पढ़ी होगी आपने, और उस एक्टिविटी में पढ़ा होगा कि उस किशमिश को आपने वाटर में भिगोया और वो कुछ देर बाद फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन सी प्रोसेस हुई? तो ऑस्मोसिस की। अब यहां हुआ क्या कि उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर जो है उस आसपास के हिस्से से हायर कंसंट्रेशन से कहां गया? उस किशमिश के अंदर। यहां पे क्या मिला उसको? लोअर कंसंट्रेशन। तो वो वहां पे मूव करेगा। तो कौन से में हमको मिल रहा है हायर कंसंट्रेशन टू इस लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेल वॉल? तो सेल वॉल के थ्रू नहीं हो सकता। लोअर कंसंट्रेशन टू इट्स, तो सीधी सी बात लोअर कंसंट्रेशन दे दिया तो यहां से नहीं जाएगा। हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर ये फुल्ली परमिएबल होगी तो सारी चीजें इसमें एंटर होने की गुंजाइश रहेगी। तो इसलिए यहां हमको याद रखना है कि हमेशा ऑस्मोसिस कौन सी टाइप से होता है या कौन सी टाइप के मेम्ब्रेन से होता है? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है। कौन से मेम्ब्रेन से होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पे इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिशन इज करेक्ट? तो फिशन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि अलग अलग सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस या स्टेटमेंट्स क्या क्या मिलते हैं। पहला, it is related to the creation of a new individual by the means of cell division in unicellular organism। तो अभी मैंने जस्ट यही आपको बात बताई कि ये सेल डिवीजन की एक प्रोसेस है, किसमें? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। और सेल डिवीजन हो रहा है यानी रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल होता है। ठीक, नेक्स्ट, इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। यानी जितने भी इसकी शुरुआत के एक क्या कह सकते हैं, इसका मास जो रहा होगा उससे ये कन्वर्ट होगा किसमें? एक स्मॉलर न्यूक्लियाई में। तो ये भी हमारा आंसर होगा करेक्ट। तीसरा, इट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ ए हेवियर न्यूक्लियाई बाय द मींस ऑफ कंबाइनिंग टू हायर न्यूक्लियाई। तो ये प्रोसेस को ही उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 104 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीबायोटिक इज नॉट यूजफुल अगेंस्ट वायरस वेयर एज वैक्सीन इज। एंटीबायोटिक हम नॉर्मली लेते नहीं है वायरल्स में, वहां पे क्या यूज किया जाता है? वैक्सीन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस? वैक्सीन लेने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो एन एंटीबायोटिक कैन ब्रेक आरएनए ओनली वेयर एज वायरस हैव डीएनए। तो ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे वायरसेस में हमको क्या मिलता है? तो यहाँ पे आरएनए मिलता है। An antibiotic is a carbohydrate in its chemical nature, whereas vaccine is a protein which works well to kill a virus। तो ये भी बकवास चीज बताई गई है यहाँ पे। इसका भी कोई तो क्या बोल सकते हैं कि इसका कोई तुक ही नहीं बनता है कि एंटीबायोटिक और इनसे कोई लेना देना है। ओनली अ वैक्सीन कैन ब्रेक थ्रू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, ऐसा भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है। Virus does not use biochemical pathways which can be blocked by an antibiotic, but a vaccine can boost an immune system to fight virus। ये क्या करेगा? ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को ही बूस्ट करेगा, जिसके कारण हम ये देख पाएंगे कि हमारी बॉडी उस वायरस से खुद ब खुद एंटीबॉडीज बना के लड़ने लगेगी और वो वायरस हमारी बॉडी से खत्म होने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है कि वायरस क्या करते हैं हमारी बॉडी में? हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं और वो उसकी वजह से एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। तो स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? सीधा सा आंसर क्या है? ट्रिपैनोसोमा। अब ट्रिपैनोसोमा एक एजेंट है और इस एजेंट को पहुंचाया किसके द्वारा जाता है? डिसीज कॉजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे? तो ट्रिपैनोसोमा। और इसको पहुंचाया किसके द्वारा जाता है? तो एक मक्खी होती है जिसको हम बोलते हैं सीसी फ्लाई। कौन सी फ्लाई के द्वारा होता है? तो सीसी फ्लाई जो है वो इसको पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनिमल। तो इनमें से कौन सा फ्री लिविंग एनिमल है? तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ही फ्री लिविंग है, बाकी सभी पैरासाइट है। ठीक है, ये बाकी सब क्या है? पैरासाइट है।
तो इनको कोई जीव चाहिए होगा, एक होस्ट चाहिए होगा, उसके बाद ही ये जी सकते हैं, लेकिन प्लेनेरिया फ्रीली जी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल सेल। तो कार्डियक मसल सेल में हमको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? तो कार्डियक मसल सेल्स हमेशा याद रखिएगा कि सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, है ना, और ब्रांच्ड होते हैं। सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और उनमें न्यूक्लियस सिंगल होता है, ब्रांच्ड होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? डी, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड यानी सिंगल न्यूक्लियस उसमें मिल रहा है। Which one of the following naturally occurring acid is found in abundance in tomato? तो अभी जस्ट हमने जो CDS वाला पोर्शन देखा, उस पोर्शन में भी ये क्वेश्चन था कि आंसर क्या मिलेगा हमको? ऑक्जेलिक एसिड। तो टोमेटोज में कौन सी एसिड होती है, यही क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑक्जेलिक एसिड। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस ठीक से समझ आए होंगे, इनका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा माँ ट्यूटोरियल्स को। थैंक यू, जय हिंद।